पहन के धोती कुर्ते का जामा, घूमता था वो मन का ठामा। एक्टर था वो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल। जी हाँ, और आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो हैं उनकी सुपुत्री जी, श्री हेमा सिंह, जिनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा फनकार जिसके बारे में जितनी ही बातें कही जाएं कम पड़ती जाएंगी, क्योंकि जिसने बड़े बड़े फनकारों के साथ, कलाकारों के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया, जिन्होंने खुद उनकी प्रतिभा का लोहा मनवाया, लोहा माना, ये भी कहा कि सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि उनका लेखन, उनकी संवाद अदायगी, उनके डायलॉग और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उनके डायरेक्शन का जो नज़रिया था, जो लिखने का ढंग था, वो अलहदा था, अलग था। बनारस से जो जुड़ाव रखते थे, जो वहाँ से आए थे और मुंबई में आकर रच बस गए। आज हम बात श्री कन्हैया लाल जी की सुपुत्री हेमा सिंह जी, जिनके साथ मैं बैठा हूँ। आज उनसे जानेंगे हम कन्हैया लाल जी के बारे में, उनकी वो अनछुई बातों के बारे में, अनकही बातों के बारे में, अनजानी बातों के बारे में, घटनाओं के बारे में जो हमें आज तक पता नहीं चली, जिसकी ऊपर जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और अलहदा वो अपनी रियल लाइफ में, जो कि ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह के इंसान थे, कलाकार के तौर पर तो हम जानते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में कैसे थे इसके बारे में जानेंगे। हेमा सिंह जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी, मेरा भी बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों के, बहुत आपके चैनल पे आके और आपसे मिलके और चंद्रिका सिंह से भी मिलके, अभिनव पराशर, तुम बहुत ही मेरी आशीर्वाद और बहुत उसका मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए। और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं बाबूजी के रियल लाइफ और रील लाइफ के बारे में जो तुमने कहा उनको देने का मुझे अवसर दिया है, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की। एक बात थी कि अगर अब एकदम शुरुआत की तरफ चलूं जी, तो उनकी जिंदगी बनारस से जुड़ी हुई थी। जी, हालांकि आज भी कम लोग जानते हैं कि श्री कन्हैया लाल, जो सुक्खी लाला के तौर पर जाने जाते हैं मदर इंडिया से, और भी बहुत सारे रोल हैं। मैं बाद में मैम को बताऊंगा कि मैं उनको किस नाम से रिलेट करता था, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ ही गया था उस नाम को लेकर। लेकिन वो जुड़ाव कहाँ से रखते थे, आए कहाँ से थे, क्योंकि आज की पीढ़ी भी इस बारे में जानती नहीं। तो आप अगर उसके बारे में कुछ बता पाए तो बहुत बेहतर। ऐसा था कि बाबूजी तो उनका जन्म स्थान तो बनारस है, वाराणसी जिसका नया नाम है आजकल, और गंगा घाट पे हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और मेरे दादाजी का नाम था भैरवदत्त चौबे, जो कि सनातन धर्म रामलीला मंडली चलाते थे उन दिनों में, और काशी नरेश उनको बहुत प्रोत्साहन देते थे, काफ़ी कुछ रिवॉर्ड्स और ये और वो, और 6 महीना घर में रहते थे, 6 महीना बाहर घूमते थे। तो उनके अंदर जो कलाकार की जो उत्पत्ति हुई है, दैट इज़ आई थिंक बचपन से ही हुई है, इट इज़ इन हिज ब्लड, और उनके अंदर मतलब समाया हुआ था। ऐसा नहीं कि बाबूजी को एक्टिंग नहीं है जानते थे, लेकिन ये सब वो कर गुजरे थे उनके बचपन से उनके जवानी तक बोला जाए तो, क्योंकि रामलीला मंडली मतलब इतना मतलब वो रहता है कि हर चीज़ का उनको पता था कि अभी क्या बोलना है, बल्कि नाटकों में तो लाउड बोला जाता है, आजकल फिल्मों में तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी अलग किस्म की होती है। बट जब वो बॉम्बे आए तो उनको ये नहीं था, मतलब कि मन में नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि कि वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते थे, वो एक लाइक्रिस्ट बनना चाहते थे, वो आर्ट डायरेक्शन करना चाहते थे। मतलब इन सारी खूबियाँ उनके अंदर इतनी गहराई से उपस्थित थी कि उनको लगा कि मैं यही करूँगा काम। तो कमाल की बात तो ये है कि वो संजोग से, या कहो दैट डेस्टिनी किसी को बदल नहीं सकती है, तो उनका ये रहा कि फिर वो एक्टर बन गए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक अलग किस्सा है, ये मैं आपसे जरूर जानूंगा। लेकिन जो सनातन धर्म नाटक समाज था, एक वक्त पर फिर ये पता चला कि वो संस्था तो हो गई बंद जी, और शुरू में कन्हैया लाल जी अपने पिताजी के साथ काम नहीं करते थे, वो सोचते थे कि अच्छा वो करते थे। हाँ, रामलीला मंडली में, रामलीला मंडली जो जाती थी, वो जम के रामलीला किया जा करते थे। हाँ, उन्होंने बचपन से ही कोई रोल करे होंगे, पता नहीं क्या क्या करे। अच्छा। और उसके बाद भी जब मतलब ये जो रामलीला मंडली बंद भी हो गई, उसके बाद इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी इस्टेब्लिश करी, मतलब जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ खोला, बंद किया, ये किया वो किया, बट इट नेवर वर्कड। बट उसके बाद इनका बाबूजी का एक बहुत अच्छा नाटक था, जो कि उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया और काफ़ी प्रचलित हुआ बनारस में। वो बहुत हुआ, और उन्होंने आई थिंक वो नाटक इन्होंने लिखा था और उसको मुंबई में आके भी शायद इन्होंने परफॉर्म किया था। वो नाटक इन्होंने बॉम्बे में ही लिखा था 15 अगस्त के बाद वो था, मतलब इट वाज पॉलिटिकल सटायर आई थिंक, एंड सो उसके बाद आई थिंक द फर्स्ट डे इट वाज बैंड। बट बाबूजी के चेहरे पे, उनके मस्तिष्क पे एक शिकन नहीं आया। आई थिंक ही वॉज रेडी फॉर इट, एंड उन्होंने अपनी सारी मतलब पूरी दौलत, धन,
मन तन धन सब कुछ लगा दिया था इस नाटक को करने के लिए। तो उनको पता था कि ये होने वाला है, लेकिन ही वॉज रेडी फॉर इट। तो जरा सिलसिलेवार इसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये तो एक बीच की बात हुई कि वो अब वहां से आए। हाँ। ये मैंने जो रिसर्च की पता किया था, ये पता चला कि 16 साल की उम्र से तो उन्होंने काम शुरू किया ही था, हालांकि उससे पहले भी कर रहे थे। नहीं, पहले से कर रहे खूब बचपन में रामलीला जमकर की उन्होंने, बहुत जम के, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। पिताजी के साथ तो सानिध्य मिला ही, तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती गई, और जैसे जैसे पिताजी की संस्था बंद हुई, बड़े भाइयों ने कोशिश की, नहीं हो पाई, इन्होंने भी फाइनली एक बार कोशिश की, तो इन्होंने अब डिसाइड ही कर लिया कि मैं आऊंगा और मुंबई आकर मैं एक्टर बनूंगा। नहीं, ये नहीं था। इट वाज आई थिंक इसी की वजह से मैं एक बायोग्राफी लिख रही हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाबूजी की रियल लाइफ को दर्शाया जाएगा। और जब हमारे मतलब पाठकगण उसको पढ़ेंगे तो उनको सब कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं था, एग्जैक्ट बैक स्टोरी क्या है। एग्जैक्टली वांटेड व्हेन हमारे बड़े बाबूजी जो थे संकटा प्रसाद चतुर्वेदी, वो आए, भाग के आ गए बॉम्बे। वो ल्योर होता है, अट्रैक्शन होता है कि हमको एक्टिंग करनी है, तो वो आ गए और वो बन भी गए। और बाबूजी और उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में भी काम किया। राजा हरिश्चंद्र बहुत फेमस मूवी है, जिसके और वो एक्चुअली साइलेंट एरा के एक्टर थे। साइलेंट एरा के एक्टर थे। और उस ज़माने में मतलब कोई टेक्निक नहीं था, कोई साधन नहीं था। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने अपने इंटरव्यू में, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये मतलब कोई साधन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, और मतलब उन्होंने वो शिखर छू लिया उस ज़माने में। तो बहुत बड़ी बात है इस चीज़ की। तो इस समय फिर उसके बाद बाबूजी जब आए तो उनको हमारी दादी ने बोला था कि बेटा जाओ वहाँ पे जाके अपने दादा को, मतलब दादा बोलते थे, तो दादा को ढूंढ के लाओ। और वो ढूंढने क्या गए, वो खुद ही उनके साथ उसमें कूद पड़े। वो समंदर इतना गहरा है कि मतलब कोई बच नहीं सकता उसके अंदर। और एक तो एक इससे प्रेम भी होता है ना मैम, एक सबसे अच्छी बात है हेमा जी कि इसके साथ प्रेम बहुत होता है। और वो तो कला से बड़ा प्रेम करते थे जी। और कई बार ये बातें देखी गई हैं, प्रेम भी करते थे और उसकी साधक भी थे और उसको प्रोत्साहित भी करते थे। मतलब हमारे घर में मेला लगा रहता था, जितने भी कलाकार होते थे, जैसे आपके सिद्धेश्वरी देवी थी जो कि गिरजा देवी की गुरु थी, वो भी आके ठहरती थी। फिर उसके बाद गिरजा देवी आती थी, बिस्मिल्लाह खान आते थे, बहुत लोग आके ठहरते थे और पूरी खातिरदारी होती थी उनकी। तो मतलब बनारस का घराना है, बनारस का घराना वहाँ पे हमारे घर में ही मतलब टिकता था कि बाबूजी का जो खातिरदारी का अंदाज था वो बहुत ही बढ़िया था। जैसे उन्होंने कहा है मनोज कुमार जी ने, मैं आज तक नहीं भूल सकता कि आपके फादर ने कितने अच्छे से हमारी खातिरदारी करी थी। आई थिंक देयर वाज सम इंस्टेंस, ही वाज अ ग्रेट मैन। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन अब उसके बाद एक कमाल की बात तो ये हुई कि जब वो औरत फिल्म से पहले जी वजाहत जी से जब वो मिले थे, वजाहत जी ने उनको देखा, वजाहत मिर्जा साहब ने उन्हें देखा, उनको लगा कि लड़का टैलेंटेड है जी। उन्होंने आए थे और इसके अंदर कोई बात है, तो उन्होंने सजेस्ट भी किया औरत फिल्म के लिए डायरेक्टर को कि मैं कह रहा हूँ इस लड़के को बुलाओ। और हुआ भी ऐसा है, मदर इंडिया में ले लो। अच्छा, एक बार तो औरत फिल्म का ये सीन हुआ, तो मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर बताना चाहूंगा कि एक ही रोल इंडिया के सिनेमा में ऐसा पहली बार हुआ है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले तो एक फिल्म बनी औरत जी, औरत में वजाहत मिर्जा जी ने उनको सजेस्ट किया जी। और एक कमाल की बात है कि वो करते रहते थे राइटिंग जी, वो बेसिकली डायलॉग राइटर थे, लिरिसिस्ट थे, डायरेक्शन करने आए थे जी, उनके असिस्टेंट थे अली रजा साहब। हाँ जी। और हुआ अब ऐसा कि उन्होंने सजेस्ट किया तो बोल दिया डायरेक्टर कि सुक्खी लाला के लिए इसको बुलाओ, ये बड़ा अच्छा करेगा। नहीं, इनका रिप्लेसमेंट ही नहीं है, रिप्लेसमेंट ही नहीं, तो बड़ा अच्छा हुआ। जबकि महबूब साहब ने कसम खा ली थी कि मैं कोई भी एक्टर को रिपीट नहीं करूंगा। वो ढूंढते भी रहे होंगे, काफी उन्होंने कोशिश भी करी होगी। तो औरत फिल्म तो खैर ये हुई औरत वाली बात कि ये तो हो गई सुपर डुपर चल गई। अब उसके 17 साल बाद कमबैक ये होता है कि अब मैं लाता हूँ इस ट्विस्ट कहानी में कि 17 साल बाद अब वो बना रहे थे मदर इंडिया महबूब साहब। तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हेमा जी ने कहा कि किसी भी एक्टर को मैं रिपीट नहीं करूंगा। सारे एक्टर्स नए थे, भले ही कैरेक्टर के नाम सेम हो, क्योंकि पुरानी में भी नाम बिरजू था बेटे का। लेकिन जब मदर इंडिया बनी, नरगिस जी आई, उसमें हमारे आए थे सुनील दत्त साहब और राजकुमार और राजेंद्र कुमार, सारे के सारे लोग थे। सुखी के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। मदर जी ने कहा काम करो, कोई नहीं कर सकता, उन्हीं को बुलाओ, वो रोल कोई कर भी नहीं पाएगा। तो किस तरह से मतलब वो सुखी लाला का रोल रहा है जो आपने खुद समझा हुआ, इतना पावरफुल चलना। और एक्चुअली कमाल की बात है कि उनके अभिनय में एक कमाल की बात थी जिसको हम कहते हैं आंगे कब्रें, कि सिर्फ वाचन से नहीं, स्पीच से नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखने लगता था। बॉडी लैंग्वेज का उनका कमाल होता था। कभी झुक जाएंगे, कभी खड़े हो जाएंगे, जो उनका साइड में जैसे आईब्रो रेस करके वो देख रहे हैं,
और मतलब जो सीन उनका जो मदर इंडिया में मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, जब वो बिरजू जो सुनील दत्त होता है वो रुई की ढेरे पर बोरियों के ऊपर लेटा हुआ है और बाबूजी वो तौल रहे हैं और उसमें उसको मतलब किस ढंग से उसको मीठा बोल के भी और डर भी रहे हैं, मतलब देयर वर सो मेनी शेड्स ऑफ हिज कैरेक्टर विच वाज और उसका उनका पैर का जो मतलब उनका जो स्टाइल था, आई डोंट नो हाउ, और वो मैंने एक चीज और कुर्ता कमाल की एंड ऑल पकड़ी, दैट, ओह माय आपने अगर फिल्म में देखा हो, एक चीज मैंने कमाल की पकड़ी कि नरगिस जी जब खड़ी हैं तो वो उनको कोई ऑफर देते हैं, नरगिस कहती हैं चले जाओ, तो वो पीछे जब पलटते हैं, पलट के जाते वक्त डायलॉग बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत गहराई से, लगता है कि एकदम मतलब पूरा वल्चर बैठा है, गिद्ध बैठा है और वो बोल रहा है कि देखो जी तभी तो आपके जो जावेद अख्तर साहब, हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें एक लाइन है कि भाई एक जो है ठंडक सुखी लाला बड़े सबर वाले आदमी है, सबर वाले आदमी, जब तुम्हारा मनो आ जाना। तो ये लाइन एक तो लिखी बड़ी अच्छी गई है और बोली और उतनी कमाल गई है बहुत कि जितनी गहराई से वो बोलते हैं कि मुझे सबर है, तुम परेशान मत हो, आ जाना जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। तो ये जिस तरीके से बोलना है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं मेरे साथ साबिका कैसा हुआ है। मैं उन्हें पहले से जानता था, सिनेमा के जरिए से, सिनेमा का स्टूडेंट रहा हूँ, एक्टर रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तो मैं अक्सर, मेरे डैडी ने मुझे एक बार मुकरी जी के बारे में दिखाया भी था, गलती मेरी थी, मैं भूल गया। मैं उनको मुकरी से रिलेट करता था, मैं उनको कहता देखो मुकरी आ गए। तो मैंने कहा यार मुकरी कोई अलग थे, वो छोटे थे, वो भी दिलीप साहब के साथ काम करते थे और कन्हैया लाल जी भी, और दोनों ही उनके बड़े प्यारे रहे हैं और कन्हैया लाल जी के साथ तो उनका बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। दिलीप साहब अक्सर रिकमेंड करते थे कि कन्हैया लाल को लो, राम और श्याम अगर हम देख लें या गंगा जमुना हम देख लें, और भी 3-4-5 ऐसी मूवी हैं जिनमें अक्सर गोपी देख लें, कन्हैया लाल दिलीप कुमार साहब के साथ रहते ही थे, बिल्कुल हमारे बाबूजी रहते थे। तो मैंने कहा कि यार इनकी मैंने एक मूवी देखी है और मुझे वो लगी, बाद में मेरे मित्र ने बताया नहीं ये मुकरी नहीं है, ये कन्हैया लाल है। तुम जिस मूवी का जिक्र करो, मूवी थी गांव हमारा शहर तुम्हारा, और लुक था इनका राजेंद्र कुमार का, दिलीप कुमार जैसा ही थोड़ा। तो उसमें सबसे अच्छा डायलॉग मुझे लगता है जिसमें ये बनी है एडवोकेट चंद्रशेखर कोई एक नाम है, जिसमें कि लॉटरी लग जाती है राजेंद्र कुमार की, तो बोलते हैं कि पहले तो सब पीटते हैं और उसके बाद जब पता चलता है कि नहीं इसका फर्स्ट प्राइज ही लगा है, हमने तो गलत पीट दिया, तो बोलते हैं बेटा मैं तो पहले से ही कह रहा था तेरे भाग में तो राजयोग है, राजयोग। तो वो डायलॉग जितने प्यार से लेते हैं वो, मुझे एक लाइन याद रही है वो। बिल्कुल। तो ये क्या एक और भी एक घटना है जिसके बारे में मुझे आपसे पूछना है कि शायद औरत फिल्म या गृहस्थी थी, उसके सेट पर एक घटना हुई कि कोलैप्स करना था पूरे घर को, कोलैप्स घर हुआ और उनके हाथ में चोट लग गई। हाँ, उनके हाथ में चोट और खून ही खून फैल रहा सेट, खून का नदी बह गया था, लेकिन उनको होश ही नहीं था। जब बाद में पूछा गया तो पेंडल जी ने बोला ना, अभी हमारे डॉक्यूमेंट्री में हमने वो कैप्चर किया है कि उन्होंने कहा कि जब सेट मतलब खत्म हुआ, टेक खत्म हुआ, तो बाबूजी से बोले खून कहाँ से आ रहा है, देखा तो कन्हैया लाल जी के हाथ से बह रहा है। तो बोलते अरे कन्हैया लाल जी आपको इतनी गहरी चोट लगी और आपने कुछ इसका रिएक्शन नहीं दिया। बोलते मुझे पता ही नहीं चला। तो वो खो जाते थे अपने किरदार में, कमाल ऊंचाई है उसकी। कई लोग ये बोलते थे, अभी रंजीत जी का मैंने इंटरव्यू लिया, वो शायद मैंने डॉक्यूमेंट्री में नहीं डाला, लेकिन आगे ज़रूर डालूंगी उनका, क्योंकि उन्होंने प्यार से मुझे दिया है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बात बहुत पक्की है कि जब टेक होता था तो टेक के समय मतलब जो चलता था डायलॉग वगैरह, तो इसमें इतना रम जाते थे वो अपने उसके अंदर कि उसके बाहर ही नहीं निकल पाते थे। और टेक ख़त्म है कि नहीं हो गया, लेकिन कन्हैया लाल जी अपने जोन में सीन खत्म हो गया, अपने जोन आ जाइए बाहर। अच्छा ओके। हाँ, उनके साथ एक और चीज थी जो मैंने ये घटना वाली देखी, गृहस्थी या ये जो अपनी औरत फिल्म की सेट वाली थी कि जैसे घर कोलैप्स हुआ, खून वाली बात तो है, डायरेक्टर ने उनको ऑफर किया कि आइए मैं डॉक्टर को बुला लूं। तो उन्होंने कहा नहीं एक काम करो, तुम्हारा काम ना खराब हो जाए, पहले वो करो, हाँ, तो पहले एक काम करो, मैं कंटिन्यू करूँ ना कि पहले एक काम करो, सबसे पहले तो तुम ना इसको शॉट को ले लो, हाँ, मुझे पूरे काम के बाद डेडिकेशन, दिस इज डेडिकेशन, दिस इज सुपर डेडिकेशन। और कमाल की बात है कि डॉक्टर उनका बाहर इंतजार कर रहा था, जब उन्होंने पूरा शूट कंप्लीट किया है तब वो डॉक्टर से बिल्कुल तो ये जो आज हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, ये उस जमाने में जज्बा नहीं है आजकल, ये जज्बा अभी मौजूद नहीं है, ये जज्बा जिस तरह का है वो डेडिकेशन दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक घटना रही, और एक घटना मतलब अनगिनत इतनी घटना है क्या बताऊं आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये प्रोफेशनल घटनाएं तो हुई हैं, एक पर्सनल कोई आप ऐसी हमें एक स्टोरी बताएं, कोई घटना बताएं कि जो आपने शायद डॉक्यूमेंट्री में बताई है या हमें आप शेयर करना चाहती हैं कि बाबूजी को लेकर आपको कोई एक ऐसी घटना याद हो जो हमें नहीं पता अभी तक। काफ़ी कुछ है उनके तो, मतलब बचपन से ही मैंने उनको देखा है कि
बाबूजी का जब वो अपने घर पे बैठे रहते थे, जैसे उनका आधा चश्मा जो उनका कटा हुआ चश्मा होता था, और अपने उसके साथ रहते थे विग लगा के और मूछ लगा के, और उनका विगमैन जो था वो बहुत ही वो था, उसका उनका प्रिय आदमी था। तो वो जब घर पे आता था तो उसके बाद जो अपना वो सीन के हिसाब से अपना गेटअप को स्टडी करते थे आईने के सामने, और जो उनके फेसेस के एक्सप्रेशन में बैठ के देखती थी। स्कूल से आते थे, स्कूल का बैग रखा हमने और देख रहे हैं कि अभी ये सब हो रहा है, बाबूजी अपना लगे हुए हैं, तो हम लोग को बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हम लोग भी कुछ सीखे उनसे कि आगे बढ़े इसके अंदर, इस तरह से। तो मतलब अब देखने को मिलेगा कि मतलब पर्दे पर तो कुछ और ही अलग देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग इनको देख रहे हैं, ये है। और दूसरी बात ये थी कि बाबूजी का ये था कि उनकी ही वॉज नॉट अ वेरी लर्नड मैन। उन्होंने चौथी फेल है शायद उनका एकेडमिक कैरियर, और मेरे जो ताऊ जी थे वो शायद BA MA LLB पता नहीं क्या क्या करके बैठे थे। तो हमारे दादाजी ने हमेशा कहा था कि तुम मतलब इसको पढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने कभी इसको तवज्जो नहीं दिया और वो अपना चलते रहे, आगे चलते रहे। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने जो दुनिया की किताब से उन्होंने पढ़ा है, दैट इज़ द मेन अच्छा, तो मतलब ये भी बात है कि जितने पढ़े लिखे थे उनके भाई बहन वगैरह, उनका एकदम प्रिय सब्जेक्ट शरद बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृतलाल नागर, ये सब मतलब इतने लोग थे कि पूछो मत। मतलब हर चीज़ को वो शेर शायरी दुनिया भर की, और गाने लिखे उन्होंने कितने तरह के, शायद लोगों को ये भी नहीं पता है अभी। लिरिक्स लिखे हैं, डायलॉग लिखे हैं, और बल्कि वो एक मतलब बेहिसाब उन्होंने लिखा है, बेहिसाब। और एक जेमिनी की गृहस्थी मूवी आई थी। एक सवाल मुझे आपसे बहुत पूछना था, जिसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड था। एक्चुअली बॉलीवुड में क्या होता है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज होती है कि जब एक्टर देखा जाता है कि एक्टर को एक तरह के रोल करने के लिए टाइपकास्ट कर दिया जाता है। कन्हैया लाल जी के साथ यही हुआ कि भाई लाला है, विलन का रोल, सूदखोर है, और मुंशी है ना, सूदखोर बनिया है, ये 4-5 तरीके के रोल हो रहे थे। और वो भी चाह रहे होंगे अब भाई एक्टर के मन में तो होता है कि कुछ तो वर्सेटिलिटी दूं। लेकिन कई फिल्में आई हैं जो कि मतलब गुड रोल्स में आई हैं जी। जैसे आपकी मेरी सूरत तेरी आंखें, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फिल्म विच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ अबाउट बाबूजी। अगर तुमने अपने दर्शकों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म सबसे लाजवाब फिल्म है, जिसमें बाबूजी का रोल इतना मतलब नोबल के डीड के तरह, वो किसी के बच्चे को ले लेते हैं, अशोक कुमार को ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं, और उसके बाद उसको पालते पोसते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जो डेथ सीन है उनका, वो भी बहुत अच्छा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ें। दुश्मन है। हाँ, फिर उसके बाद और एक फिल्म लगती है मुझे जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था, गृहस्थी, जिससे वो बने थे स्टेशन मास्टर। उन्होंने कहा कि ये मेरी सेटिस्फैक्टरी पसंदीदा फिल्म है जिसने मुझे सेटिस्फाई किया है एज एन एक्टर। बिल्कुल, सत्यम शिवम सुंदरम है। राज कपूर साहब ने तो कमाल कर दी है, ही इज़ द बेस्ट शोमैन एवर। और उन्होंने भी उनको पूरा फ्री हैंड देते थे, चाहे कितने भी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई भी हो, सबको पता था अगर कन्हैया लाल जी सेट पे हैं तो ही इज़ गोइंग टू स्टील द शो। एंड वाइब्रेंसी हो जाती थी सबके अंदर, जैसे ना। ओके, तो कुछ क्या हमें पॉज करना है क्या? अभी 1 मिनट पॉज कर सकती हो? तो मेरे दिमाग में एक बात है जी, जो सब लोग कहते हैं कि भाई एक चौथी पास एक्टर जिसकी कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है जी, उसके पास हिंदी, अवधी, उर्दू, अलग अलग तरीके की भाषाओं की इतनी पकड़, शब्दों की पकड़, इतना ज्ञान, ये कैसे मतलब कैसे मुमकिन हो सकता है? ही वॉज एन एविड रीडर। सुबह का टाइम होता था और बाबूजी हर पेपर, हर रीजनल पेपर, गुजराती, मराठी, जन्मभूमि, आपका ये वो सारे न्यूज़पेपर मतलब हमारे घर में आते थे। वो तो उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। और उनकी जो लाइब्रेरी थी वो तो पूरी भरी पड़ी थी, मतलब उनका लिखने का, पढ़ने का और उसको अप्लाई करने का अपने समाज में, अपने फिल्मों में, अपने रोल्स में, ये सब उनके अंदर समाते गया और वही वो निकल के बाहर आया। दैट वाज द मैनिफेस्टेशन, जिसके लिए मनोज कुमार जी ने खुद कहा था कि मतलब वो उनके डायलॉग बोलने के संवाद आजादी के कायल हो गए, क्योंकि उपकार फिल्म में एक डायलॉग है कि फिर क्या होगा। हाँ। उनके बाद मदनपुरी जी आते हैं। हाँ। तो बोलते हैं फिर ऐसा होगा, फिर क्या होगा, फिर वैसा होगा, तो मिर्ची खा गया, फिर बोलता है कि फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, भारत के घर में महाभारत। तो ये जो डायलॉग है ये उनका दिया हुआ था कि भाई भारत के घर में महाभारत। मनोज कुमार जी ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था, ये आपने ऐड किया। आके मनोज कुमार जी पैर पड़ गए थे बाबूजी के। ये डायलॉग जो आप जोड़ते हो। हाँ। लेकिन मैंने एक पता कमाल का सीन देखा मैम
और वो था गंगा जमुना का सीन कि होता क्या, जो डॉक्यूमेंट्री में भी डाला गया है कि जब मालिक आता है, मालिक के सामने वो दिलीप कुमार साहब को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम जिसकी रोटी खाते हो उसी के साथ ऐसा करते हो, अनवर आप हुसैन, जाइए अनवर हुसैन, मैं इनको देखता हूँ, आप जाइए, अरे कैसे कैसे बेकार लोग हो तुम, हैं बिल्कुल तुम्हें शर्म नहीं आती। उनको वैसे ही आकर तुरंत पलट जाते हैं और कहते हैं तू भी अजीब लड़का, तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ऑफ अ सेकंड यू नो ही यूज्ड टू, उनका पॉज बटन बहुत स्ट्रांग था आई फील। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ जो होता है बड़ा जल्दी हर एक्टर में नहीं हो पाता ये। और हंसी आती है कि मतलब ये कैरेक्टर भी कितना प्यार से निभाया, कितना काइयां है कि पहले तो डांट दिया मालिक के सामने नौकर को, फिर जैसे ही वो गए बोला तू भी अजीब बात है, थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया, तू अभी तक रुका हुआ बैठा हुआ है, थप्पड़ मार देता है इसको। तो लोग भी सोच रहे हैं बड़ा काइयां कैरेक्टर है, बहुत जल्दी बदलता है। दैट इज इंटरेस्टिंग यू नो, उससे रुचि बढ़ती है दर्शकों की। आई थिंक डायरेक्टर का भी कुछ हाथ होता है, एक्टर का तो कमाल होता ही है। अब एक्टर में ये होता है कि आदमी का मतलब जो अंदर जो डायलॉग हम जैसे बोलते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी नाटक देखने के लिए दर्शक जो आते हैं वो सुनने के लिए नहीं आते, वो देखने के लिए आते हैं। और देखते समय जो स्क्रिप्ट को पढ़ के कितना उसने समझा है एक्टर ने, और उसको कैसे समझाया है, कैसे उसको स्क्रीन पे लेके आए, हाउ द स्क्रिप्ट राइटर हैज़ विजुअलाइज्ड द होल सिचुएशन, उसको उसने ऑन एयर लाना है। दैट इज द ट्रिक। तो इस तरह की मतलब एक से बढ़कर एक फिल्में नहीं उनकी किरदार है, जैसे गंगा यमुना, मदर इंडिया, जीवन मृत्यु, गांव हमारा शहर तुम्हारा, उपकार है ही है, औरत है, तो कई सारे वर्सेटिलिटी वाले रोल, क्योंकि वो he was a total performer. I always want to say this, that people should not only consider him as a villain, he was a total performer. He was a versatile veteran actor. And that is what I can say. मतलब मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर एक्टर जो अब हमारे आसपास शब्द चलने लग गया, या सपोर्टिव एक्टर, ये आने से बहुत पहले जो शुरुआती दौर की हम बात करें तभी के वो कैरेक्टर एक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल ये सही बात है कि जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर, बोमन ईरानी ने अपने फिल्म में बोला है कि ही वॉज द बेस्ट कैरेक्टर एक्टर, और उन्होंने उसको एक नया मतलब एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया है, बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। जैसे कि वो हैं मोहनलाल जी हैं, सॉरी मोतीलाल जी हैं, बलराज सानी साहब हैं, इनके कंधों पर खड़े हुई है ये दुनिया और कैरेक्टर एक्टर्स के लिए आने वाला काम और वर्क। इसके बाद आए ओम शिवपुरी आए हैं, या मनोहर सिंह, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, आशीष विद्यार्थी, आशुतोष राणा, और उसके बाद जो अब तक ये खेप चल रही है पंकज त्रिपाठी तक, ये सारे कैरेक्टर एक्टर्स के रोल थे जिनके फाउंडेशन तैयार किए हैं श्री कन्हैया लाल जैसा ने। ये कहेंगे हम तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और बाबूजी का मेन मतलब जो सबसे ज़्यादा रुचि जिसमें रही है बाबूजी की, आई थिंक ही वॉज अ वेरी आर्डेंट फैन ऑफ गोइंग टू नाटक्स में इनका बहुत रुझान था, बहुत रुझान था। हर एक्ट मतलब देखना चाहते थे, वहाँ पे बैठ के लोग बोलते थे अरे कन्हैयालाल जी आप यहाँ आए, बोलते मैं तो कुछ सीखने आया हूँ। सीखना मतलब सो हम्बल, you can imagine, yeah, I mean it is something very very like you know, धरती से जुड़े हुए लोग थे। एक लंबे वक्त तक मतलब वो नाटक सीखने आते थे, देखने आते थे। उन्होंने अनुपम खेर साहब के नाटक देखे हैं, बोमन ईरानी के देखे हैं, नसीर साहब से आकर मिलते थे, तो वो कहते थे ये तो अभी तक मतलब देखने आते रहते हैं, और जब भी हम मिलते हैं तो वो कहते हैं नहीं करो करो आराम से करो, मैं बाद में आके मिलूंगा तुमसे। ये एक बड़ी बात होती है कि मतलब कलाकार का दूसरे कलाकार को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, गले लगाते थे उनको बाकायदा। क्योंकि जब भी नाटक होता है या एनी परफॉर्मर, चाहे वो एक्टर हो फिल्मों का या फिर नाटकों का, उसको क्या चाहिए, उसको एक दाद चाहिए होता है। और बाबूजी से बढ़ के कोई दाद देने वाला मेरे को आज तक नज़र नहीं आया। जब भी नाटक में बैठते थे वो, उनको मतलब ही वॉज लाइक यू नो सो वार्म एंड सो एक्साइटेड एंड सो, जितने मतलब उन लोगों को जितनी भी एनर्जी होती थी वो सारा उड़ेल देते थे वो वहाँ पे। और उनको हमेशा फ्रंट सीट पे बिठाया जाता था ताकि उनको सामने वाले एक्टर को प्रोत्साहन मिले। अब एक चल पर्सनल नोट पर भी अगर आऊँ और एक सवाल पूछूं, ये सारे सवाल तो थे ही, कि क्या आपको लगता है कि एक दो घटनाओं के बाद वो एक एक्सेसिव अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति बन गए थे, या बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक करने लगे, ड्रिंकर बन गए थे, ऐसा था? इसका ही तो नहीं बने थे, लेकिन फिर भी उनका मतलब शुरू से उनका ही वाज नॉट पड़ा, मतलब ऐसा कुछ हुआ? ही वाज अस्थमा पेशेंट, शुरू से अस्थमा के पेशेंट थे। तो उनका मतलब ये रहा कि धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा ले लेते थे। लेकिन उसके बाद जब मेरे भाई की डेथ हुई, मतलब जवान बेटा अगर बाप के सामने चला जाए तो बोलते हैं ना बाप की कमर झुक जाती है। तो ही वॉज क्वाइट यंग एंड दैट एज, अगर ही लॉस्ट हिज सन, तो उसके बाद मतलब उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एनर्जी थी और जो काम करने का जज्बा था
और जीवन जीने की जो उनके अंदाज थे, और यू नो इट नेवर चेंज हम लोग को, मतलब ही गिव अस ऑल द पूरा वर्ल्ड सामने ला के रख देते थे कि ये लो बेटा। एक घटना मुझे आपसे जाननी है इसमें कि वो आई थिंक हमारे पास उसके लिए वक्त भी होगा ना, है ना? हाँ, एक घटना मुझे आपसे जाननी है और वो घटना ये है कि जलेबी वाली मैंने एक घटना जो सुनी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बताइए कि वो कैसे मतलब हमारी बनी है जलेबी वाली घटना। जलेबी वाली ये थी कि मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो मतलब कि वो रात के 2 बजे उठी और मतलब रोने लगी थी। तो हमारी अम्मा को, हम लोग मदर को अम्मा बोलते थे और बाऊजी को बाऊजी, तो बाऊजी ने कहा कि हम मतलब क्यों रो रहे हैं, तो बोलते इसको जलेबी खानी है। अब रात को जलेबी कहाँ से मिले, कोई दुकान भी नहीं खुली, कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे। लेकिन वो निकले दरवाजे से बाहर गए, दुकान खुलवाई, वहाँ से उन्होंने जलेबी बनवाई और जलेबी लेके आए और फिर उसको खिलाए कि इसको रोना बंद करो, हम अपने बच्चे को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। ये उनमें बहुत खासियत थी कि बच्चों का दिल रखने के लिए ही यूज्ड टू यू नो अपने, मतलब मैं कह नहीं सकती, अपने दोनों बेटों को वो कंधे पे लेके जो रफ्तार से चलते थे, वो मैंने आज तक बाप की इतनी शक्ति और इतनी मतलब दृढ़ता, परिपक्व व्यक्तित्व जो थे। तभी मेरे को लग रहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्री तो बना रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं इतने विशाल व्यक्तित्व का जो मतलब, हाँ, मैं अभी भी मतलब नतमस्तक हूँ और उनकी आत्मा मतलब शांति, मतलब मैं उनको देना चाहती थी, मैंने ट्रिब्यूट देना चाहती थी, तभी मैंने इस डॉक्यूमेंट्री की परिकल्पना की है और इसको आगे किया है ताकि हमारे यंगस्टर्स देख सके कि कौन थे तुम्हारे दिग्गज। तो उन्होंने यही जलेबी वाला किस्सा जो है वो यही दर्शाता है कि वो ही वॉज फैमिली मैन, ही वॉज अ टोटल यू नो फादर एंड एजुकेशनिस्ट थे हमारे। हम लोग को उस माहौल में मतलब उन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहित कहा, जैसे कला की क्षेत्र है, कवि सम्मेलन है, गज़ल्स हैं, आपके शेर शायरी के प्रोग्राम्स हैं, आपके नाटक हैं, नाटक कितने बड़े बड़े नाटकों के में वो लेके गए। और देखो ये नाटक देखो, उसमें क्लासिकल म्यूज़िक होता था, भीमसेन जोशी, आपकी बेगम अख्तर साहब, ये सब चीज़ें, मतलब पलुस्कर को वो बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इतना विशाल व्यक्तित्व, मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब कितने सवाल उनके बारे में किए जाए, डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या मतलब उनको कैसे लाऊंगी। इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्री। और अभी भी मैं जो बायोग्राफी लिख रही हूँ उसमें तो और भी ज़्यादा है कि मैं ताकि मतलब उनकी पूरी जो प्रतिमा मेरे दिल में समाई हुई है, तो उनकी आत्मा को पुनः जीवित करूँ, बाबूजी को, कन्हैयालाल जी को फिर जीवित करके दर्शकों के सामने लाऊं। क्योंकि ये मुझे लगता है कि हाँ, किताब और एक अच्छा जरिया होगा। कई बार आप फिल्म के जरिए, डॉक्यूमेंटरी फिल्म के जरिए इतने कम वक्त में नहीं ला पाएंगे, आप किताबों के जरिए ज़्यादा अच्छे से ला पाएंगे। वृहद व्यक्तित्व, एक जो बड़ा विशाल व्यक्तित्व रहा है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम ही है, नाम था कन्हैयालाल, तो वो डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखें। हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे जैसे एक्टर्स के लिए, परफॉर्मर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बल्कि ये तो एक टेक्स्ट की तरह आप लोगों के पास लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जब बायोग्राफी आएगी, बायोग्राफी के लिए हम ऐसा कहेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी ज्वलंत सवाल जो अभी बनता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैम, अब सरकार ने कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा कर दिया कि एक कलाकार जिसने बनारस का नाम, मान, सम्मान बढ़ाया और विश्व में उच्च स्तर तक बढ़ाया, जब मदर इंडिया जैसी फिल्म ऑस्कर के लेवल तक गई, सिर्फ एक वोट से हारी थी, लेकिन उस ऑस्कर लेवल तक इन सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखा गया और सराहा गया, क्योंकि वहाँ पूरी मूवी की स्क्रीनिंग चलती है, सबको पता है। अब उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी कोई सरकार से गुजारिश है, बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा और कहूंगा भी, जो कि आप भी शायद कहेंगे इस बारे में, कि उनको कोई ना कोई ऐसा एक पुरस्कार प्रदान किया जाए, कोई एक स्मारक बनाया जाए, या उनके नाम पर किसी एक रास्ते का मार्ग का नाम रखा जाए, कुछ इसके बारे में कहें। बाबूजी जैसे बनारस से बिलोंग करते थे और वहीं पे उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस बनारस की मिट्टी को सौंधापन प्रदान किया, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैंने सुना आजकल उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नए एक्टर्स के लिए, और भी मतलब पुराने जितने भी हमारे दिग्गज रह चुके हैं जो कि इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे शुरुआती दौर में, द गोल्डन एरा के टाइम से, है ना। तो वो पुराने दौर के जितने भी कलाकार थे और उनके पुराने हमारे कंटेम्प्रेरी थेस्पियंस भी हैं, तो हमारे बाबूजी को अभी तक से मतलब वो ड्यू और वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मतलब जो नहीं मिल भी चुका है।
और मैं यही गुजारिश करूँगी सरकार से कि इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें और इसके लिए कुछ ज़रूर मतलब सोच के और करके और कोई नाट्यशाला खुलवा दे वहाँ पे बनारस में, चाहे बम्बई में, चाहे उनके नाम का कोई प्रतिमा हो, कोई स्टूडियो में। अब जैसे नोएडा फिल्म सिटी बन रहा है, उसके अंदर भी उनकी कोई प्रतिमा लगाई जाए। बल्कि मैं तो चाहूँगी हर जगह वो मौजूद रहें, क्योंकि वो हमेशा मौजूद रहते हैं मेरे दिल में। कभी मैंने उनको भुलाया नहीं आज तक। बहुत अच्छा जी। और मैं भी चाहता हूँ कि हम जैसे नए कलाकारों को, आर्टिस्ट को जी। श्री कन्हैया लाल जी जैसे बड़े वृहद कलाकार का आशीर्वाद प्राप्त हो, और मैम हैं जो हेमा सिंह जी, इनके जैसों का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे कि हम भी आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले। ऑलवेज आशीर्वाद, बिल्कुल तहे दिल से आशीर्वाद। बहुत थैंक यू सो मच। खुश रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा। भाई कब सारी की सारी बातें हो ही गई हैं, इसके अलावा हम क्या पूछें। तो शोहरत की दौड़ा दौड़ी में ना सोने की तिजोरी में, आता था उसको मजा पान की गिलोरी में, कला का वो कदरदान सिनेमा में फूंकता जान, एक्टर था वही मिसाल, नाम था कन्हैया लाल। जी। और इसी एक डॉक्यूमेंट्री के साथ जो MX प्ले पर है, मैम भी उन्हीं के बारे में बताएंगी, मैं भी यही बताऊंगा कि नाम था कन्हैया लाल, एक डॉक्यूमेंट्री है, MX प्ले पर है, आप लोग ज़रूर देखें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है उसके अंदर मेरा जो साथ रहा है, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीम्स के लोगों से, आपके मुकेश सिंह, आपके पवन कुमार जी, आपके DOP जो निशान खानेकर हैं, और एडिटर हैं पराग, इन लोग ने, और स्पॉट बॉय तक, मतलब छोटे से छोटे जो भी हमारे साथ जो जुड़े थे एम्प्लॉय, सबका मैं शुक्रगुजार और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पूरे ये दौरान, इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जो साथ मिला है वो है हमारे क्रिएटिव कंसल्टेंट जो हैं, वो है ललित बेरी जी। ही हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी like guiding me and every moment, every time कि हाँ भी ये करना है, अभी वो करना है। मतलब एक होता है कि हमको एक मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। तो ही वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी। तो प्लीज़ देखिएगा MX प्ले पर ज़रूर ये मूवी, नाम था कन्हैया लाल, डॉक्यूमेंट्री है कन्हैया लाल साहब के ऊपर, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके मन में उस दौर की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मिलते रहेगा द बाइस्कोप वाला में। मेरे साथ थी आज हेमा सिंह जी और बाकी सारी चीज़ें जो क्रिएटिव काम कर रही है वो कर रही है चंद्रिका सेन। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी यहाँ पर एक और नई घटना के साथ, एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।